उन्होंने कल की क्लास में डिस्कस किया था क्या? कल की क्लास में डिस्कस किया था कि गोल्जी बॉडी क्या होती है, लाइसोसोम क्या होता है, और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम के पहले तुमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत अच्छे से डिस्कशन पहले आपने मैम के साथ किया होगा। देखो 4 ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इन 4 ऑर्गेनेल्स का जो फंक्शन है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है। 4 ऑर्गेनेल्स का फंक्शन एक दूसरे से एसोसिएटेड होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया तो गोल्जी बॉडी किसी चीज़ की पैकिंग नहीं कर पाएगी, और अगर गोल्जी बॉडी पैकिंग नहीं करेगी तो लाइसोसोम का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और गोल्जी बॉडी कुछ पैक ही नहीं करेगी तो कुछ वेस्टेज नहीं बनेगा, और अगर वेस्टेज नहीं बनेगा तो लाइसोसोम किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर ये सारे काम नहीं होंगे तो कोई प्रोडक्ट जब बनेगा नहीं तो उस प्रोडक्ट का स्टोरेज भी नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो कोई वेस्टेज का रिमूवल स्टोरेज नहीं होगा, बात समझ आ रही है? तो वैक्यूम भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना? तो ये 4 ऑर्गेनेल कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और वैक्यूल, इन चारों का फंक्शन एक दूसरे से एसोसिएटेड होता है। इस वजह से इन चारों को हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। यहाँ पे जो पहला, ये पहले बता देना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, अगर छूट गया तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन सा ऑर्गेनेल इसके मेंबर होते हैं? सर पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है सर गोल्गी बॉडी, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम, तीसरा लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल। वैक्यूल। सर कुछ दिख नहीं रहा व्हाइट बोर्ड पे, एकदम धुंधला। तो ये 4 ऑर्गेनेल, इन 4 ऑर्गेनेल का फंक्शन एक दूसरे के ऊपर एसोसिएटेड होता है, इनको क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया है, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया, आज हम लोग क्या पढ़ना है इसमें? वैक्यूल पढ़ लिया। देखो जो वैक्यूल होता है, वो वैक्यूल जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लांट के सेल से प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्लांट के सेल। हम एनिमल के सेल से मानते हैं कि जो वैक्यूल है उसका साइज बहुत छोटा होता है, और कभी कभी हम किसी किताब में जब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो वैक्यूल होता है एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है। किसी किताब में डायरेक्टली वो लिख देते हैं कि वैक्यूल इन एनिमल सेल्स आर एब्सेंट, ठीक है? तो या तो वो होंगे तो बहुत नेग्लिजिबल साइज होंगे, बहुत छोटे होंगे एनिमल सेल के अंदर, या फिर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। प्लांट के केस में उनके बॉडी का जो सेल है उस पूरे सेल का लगभग 90% हिस्सा क्या होगा? वैक्यूल होगा। बहुत बड़ा सा एक सेंट्रल वैक्यूल होगा, और सेंट्रल वैक्यूल के किनारे किनारे साइटोप्लाज्म होगा, और उसी साइटोप्लाज्म में क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो नियरली 90% हिस्सा जो सेल का होता है वो किससे बना होता है? प्लांट सेल का वैक्यूल से बना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसमें चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एक मान लो ये एक सेल है, प्लांट सेल, ऐसे इस प्लांट सेल में ये मान लो जो बाहर आपने बनाया सेल वॉल है, इसी सेल वॉल के किनारे किनारे ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा का पूरा स्पेस जनरल अगर केस होना चाहिए तो किससे बना चाहिए? वो वैक्यूल। उसके जो जनरल केस में क्या होना चाहिए? यहाँ पे साइटोप्लाज्म बना होगा, ठीक है? लेकिन जनरल केस में मतलब प्लांट के जनरल सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल। एक जनरल प्लांट सेल है, प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल, उसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा सा एरिया, लगभग 90% का एरिया एक सिंगल मेम्ब्रेन से ऐसे कवर हो जाता है। ये जो मेम्ब्रेन ब्लैक कलर का मैंने दिखाया, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये जो टोनोप्लास्ट है ये मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल है। क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल है, ठीक है? ये वैक्यूल का मेम्ब्रेन, तो क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है टोनोप्लास्ट के अंदर, यही स्पेस क्या है? वैक्यूल। ये स्पेस क्या है? वैक्यूल। क्लियर?
अब देखो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये किनारे किनारे का जो स्पेस है वैक्यूम के किनारे किनारे का, इसी स्पेस में क्या बना होता है, साइटोप्लाज्म बना होता है। और इसी में कहीं किनारे पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई? ऐसे होता है, बाकी ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो नियर अबाउट 90% हिस्सा जो वैक्यूम का होता है, सॉरी जो सेल प्लांट सेल का होता है, किससे कवर्ड होता है, वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वैक्यूम और इसमें एक पॉइंट लिखना है, आपको स्टार्ट करते हैं। It is space inside the टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के अंदर का स्पेस होता है जिसको हम वैक्यूम कहते हैं। दूसरी बात, it covers nearly 90% volume of plant cell का 90% जो वॉल्यूम होता है वो कौन कवर करता है, वैक्यूल। ठीक है, the tonoplast membrane is special for movement of ions against concentration gradient। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आ जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वैक्यूम स्टोर वाटर, सैट, वेस्टेज। ठीक है, ऐसे पढ़ा। अब ध्यान से समझो, ये 4 पॉइंट इसमें वैक्यूम के बारे में जानना, बहुत इससे ज्यादा कुछ वैक्यूम के बारे में नहीं समझना, ध्यान से समझो। इट इज ए स्पेस इनसाइड द टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट से घिरा हुआ एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। इट कवर्स नियरली 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल्स। पूरे प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम क्या है, वैक्यूल है। ध्यान से समझो, ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज स्पेशल फॉर मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो याद करो, तुमको जब ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि किसी भी मटेरियल का मूवमेंट जहाँ पे वो ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ होता है। जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ उसका मूवमेंट होता है। ये जनरल केस में है ना। लेकिन टोनोप्लास्ट के थ्रू क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, ये टोनोप्लास्ट है, तो इसके अंदर जब बहुत ढेर सारे आयन स्टोर है, ढेर सारे वाटर स्टोर है, ढेर सारे सैट स्टोर है, तो आयन यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे कम। फिर भी अगर नया कोई आयन आता है तो वो कहाँ मूव करके चला जाता है, वैक्यूम के अंदर, जहाँ जाता है। बात समझ में आ रही है? पहले से ही वैक्यूम के अंदर आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। फिर भी कभी कभी या फिर भी जनरल केस में क्या होता है, आयन साइटोप्लाज्म से काम होकर करके जाते हैं वैक्यूम में, थ्रू व्हाट, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट में क्या हो रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई टू लो पे ना मूव करके लो टू हाई मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, टोनोप्लास्ट के थ्रू। क्लियर? वैक्यूम स्टोर वाटर सैट वेस्टेज। वैक्यूम के अंदर वाटर होता है, सेल सैप होता है, या कोई वेस्ट मटेरियल है उसका स्टोरेज होता है, और फिर वहीं से उस वेस्ट मटेरियल का रिमूवल हो जाता है सेल के बाहर। क्लियर है ना? तो ये हमारे वैक्यूम का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन है। एनिमल में जो वैक्यूम होता है वो जनरली एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल, vacuole is either negligible in size or absent, या तो बहुत छोटे साइज का होगा या फिर क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्लियर है? तो ये 5th पॉइंट इस टॉपिक का यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा। बात समझ में? अब एक चीज और सुनो, ये जो वैक्यूल है
ये कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर ये जो वैक्यूल एक अलग तरह से काम करता है। जैसे कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो वैक्यूल होता है वो फूड वैक्यूल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? फूड वैक्यूल। जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर वैक्यूल किसकी तरह काम करता है? फूड वैक्यूल की तरह, यानी कि उसके अंदर फूड जो होता है वो उसी के थ्रू फूड लेता है और फूड उसमें क्या करता है? स्टोर करके और वहीं उसका डाइजेशन करता है। बात समझ में आ गई? तो फूड वैक्यूल की तरह यूज करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरह काम करता है, जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जैसे अमीबा हो गए। बात समझ में आ गई? तो नाम याद रखना कौन सा वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल कहाँ पे मिलेगा तुमको? पैरामीशियम, या फिर बहुत अगर वो बात करोगे तो कुछ प्रोटिस्टा। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये कहाँ प्रेजेंट होगा? अमीबा। कहाँ प्रेजेंट होगा? क्लियर है? वैक्यूल के बारे में की जो बातें हैं वो बहुत काफ़ी है, यहाँ पे इससे ज़्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी सारी चीज़ें अगर आप 11th क्लास में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। अभी इसके बाद हम लोग को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया। सर कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब लोकोमोशन। कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसको हेल्प करता है लोकोमोशन में। क्या है? यस ऑन करो। ऑन है। ऑन है। चलो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है। यहाँ पे जो फूड वैक्यूल होता है ये अमीबा के अंदर भी होता है। कहाँ पे होता है? अमीबा के अंदर। और उसको हम उसके केस में टेम्पररी स्टमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पररी स्टमक भी कहते हैं। तो दोनों में होता है, यहाँ पे भी होगा, अमीबा में होगा, पैरामीशियम में भी होगा फूड वैक्यूल। और उसको क्या कहते हैं? टेम्पररी स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पररी। देखो होता तो और भी सारे ऑर्गेनिजम, सुनो ध्यान से, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, होता तो और भी सारे ऑर्गेनिजम, ठीक है। लेकिन मैंने अमीबा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ? इसलिए लिखा कि तुम बुक पढ़ने जाओगे एनसीईआरटी में तो वहाँ पे एग्जाम्पल किसको लेके समझाया? अमीबा भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए कंफ्यूज ना है। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम जो होते हैं उनके अंदर ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ जितने ऑर्गेनिजम सब क्या लिखा हुआ है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम। नेक्स्ट इसके बाद समझो, हम लोग को जो डिस्कस में लेना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वो इम्पोर्टेंट है। सर प्लांट सेल में जो वैक्यूल है केवल एक ही हो सकता है, उससे छोटे छोटे नहीं हो सकते, बहुत सारे। मोस्टली देखो जैसे अब कितना वैक्यूल होगा, एक तो सेल का ऐसे ही 90% हिस्सा मोस्ट वैक्यूल है, 10%। 90% हिस्सा ऐसे ही वैक्यूल है, तो कितना वैक्यूल? सर एनिमल क्लास में वैक्यूल के बारे में डिस्कशन कर लिया था, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा वहाँ पे फिनिश हो चुका था। अभी आज की क्लास में हम लोग को डिस्कशन यहाँ पे करना है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन में लेना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, चलो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। अभी तक आपने स्ट्रक्चर जितने भी पढ़े हैं उसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थे या इनफोल्डेड स्ट्रक्चर थे मेम्ब्रेन के। अभी जो स्ट्रक्चर हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल पढ़ना वो क्या है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन
डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनेल कह लो, बॉन्ड ऑर्गेनेल। एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना, उसके सराउंडिंग में उसको कवर किए हुए जो मेम्ब्रेन का नंबर है वो कितना है, 2 मेम्ब्रेन। तो फिगर भी इसके साथ साथ ही बनाते चले हम लोग तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर फिगर भी साथ साथ में ही बनाते हुए चल रहा है इन सारे मेम्ब्रेन्स का। तो यहाँ पे देखोगे स्ट्रक्चर, तो इस 2 मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो 2 मेम्ब्रेन होता है, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है वो बाहर वाला मेम्ब्रेन प्लेन स्मूथ शो होता है तुमको, उसके अंदर फोल्डिंग नहीं होती, वो तुम्हें क्या दिखेगा, एकदम प्लेन स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। बाहर वाला मेम्ब्रेन, उसके अंदर कहीं पे कोई श्रिंकेज नहीं होगा, कहीं पे कोई वहाँ पे तुमको फोल्डिंग नहीं दिखेगी, एकदम स्मूथ प्लेनर स्ट्रक्चर दिखेगा वो। लेकिन जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है, वो अंदर वाला मेम्ब्रेन कुछ, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है ये, वो इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इसका इनर मेम्ब्रेन कुछ फोल्डिंग होती है उसके अंदर, इनवार्ड फोल्डिंग। जैसे इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक इनवार्ड फोल्डिंग ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर, अंदर के साइड में फोल्डेड स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन था वो क्या था, प्लेन था, स्मूथ था, और वो उसके अंदर कोई भी फोल्डिंग प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन अंदर वाला जो स्ट्रक्चर था, वो अंदर वाला स्ट्रक्चर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता था, और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते थे क्रिस्टी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर formed by infolding of inner membrane। इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग मतलब अंदर के साइड में फोल्डिंग करने की वजह से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्लियर। अब ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा का पूरा स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस भरा होता है एक फ्लूइड से। ये खाली स्पेस किससे भरा होता है, एक फ्लूइड से, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बेटा, मैट्रिक्स। तो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्पेस है, वो स्पेस एक फ्लूइड से भरा होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। फ्लूइड को क्या कहते हैं बेटा, मैट्रिक्स। इट इज अ फ्लूइड filled in space bound by inner membrane। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्लियर है। इसके बाद ये जो मैट्रिक्स के अंदर, इसी मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, राइबोसोम। क्लियर है। इसी मैट्रिक्स के अंदर कुछ डीएनए भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, या फिर आरएनए। तो उनको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं बेटा इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। एक एक करके सारी बातें यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is
द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिलिंड्रिकल शेप। किस शेप का होता है बेटा? सिलिंड्रिकल शेप का, या किसी किसी किताब में सॉसेज शेप लिखा होगा। क्या लिखा होगा? सॉसेज शेप। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल या सॉसेज शेप दोनों सही है। द mitochondria is also known as powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? इस पे ये इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज it produces energy during aerobic respiration in the form of ATP, ATP के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जनरेटर होता है या हमारे जो सोसाइटी का जो पावर हाउस होता है, पावर हाउस क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है। कोई भी पावर हाउस क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। कब? जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही होगी तब। फुल फॉर्म बताते हैं अभी, ठीक है? एक एक लाइन पहले समझो, बात समझ में आ गई। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और उस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट इसका रहा। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज ऑल्सो known as एनर्जी करेंसी। अब एक चीज मुझे बताना, क्यों इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं? जैसे हमारे जो सिस्टम है या हमारा जो इंडिया है, तो यहाँ पे एक हर चीज को काउंट करने का एक अपना अपना क्या है? यूनिट है। ठीक है, जैसे हम पैसे को किस में काउंट करते हैं? रुपया में। अमेरिका में चले वो पैसे को किस में काउंट करेंगे? वहां पे डॉलर में। ठीक है, तो हर जगह की अपनी अपनी करेंसी है कि उसमें उसी के फॉर्म में वो क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया किसके फॉर्म में प्रोड्यूस करती है? एटीपी के फॉर्म में। यानी कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए एनर्जी को जब हम काउंट करेंगे तो किस में काउंट करेंगे? एटीपी के फॉर्म में। जैसे हम रुपया को जो पैसा होता है, मनी को किस में काउंट करते हैं? रुपया में। हमारा साइन क्या है? रुपया। ऐसे ही मनी को अमेरिकन किस में काउंट करते हैं? डॉलर में। ऐसे ही यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उसको किसके फॉर्म में काउंट करेंगे? एटीपी में। तो हमारा जो करेंसी है वो क्या है? रुपया है। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया वाले एनर्जी की करेंसी क्या होगी? एटीपी होगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? चलो, द माइटोकॉन्ड्रिया have its own genetic material and ribosome क्लियर है? ध्यान से समझना। मैंने तुमको स्ट्रक्चर जब पढ़ाया तो इस स्ट्रक्चर में तुमको एक चीज बताया कि इसके अंदर इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके अंदर इसका अपना राइबोसोम होता है। अगर इसके पास अपना राइबोसोम है तो ये अपने लिए प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करना। इसका अपना जेनेटिक मटेरियल तो यानी कि अपने फंक्शन को खुद ही कंट्रोल कर सकता है,
कर सकता है ना भाई। जेनेटिक मटेरियल का डीएनए आरएनए का काम क्या होता है, फंक्शन कंट्रोल करना। तो इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है तो अपना काम अपने फंक्शन को कंट्रोल कर लेगा। इसके पास अपना राइबोसोम है तो अपना प्रोटीन प्रोड्यूस कर लेगा। लेकिन जब इसको सेल के बाहर उठा के रखोगे तो ये जिंदा नहीं रहेगा। सेल के अंदर ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, सब अपना काम खुद ही कर रहा है, लेकिन सेल के बाहर ये लिविंग नहीं है। तो चूंकि सेल के अंदर इंडिपेंडेंट है, इस वजह से वो क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना राइबोसोम है। ठीक है। ऑटोनॉमस एक शब्द होता है, क्या होता है बेटा शब्द, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होगा फिर, आधा इंडिपेंडेंट, हाफ इंडिपेंडेंट। भाई सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो आधा इंडिपेंडेंट को हम क्या कह सकते हैं, सेमी ऑटोनॉमस। ध्यान से समझना, दो केसेस यहां पे हैं। जब तक ये माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर है तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, अपने राइबोसोम से अपने लिए प्रोटीन प्रोड्यूस कर लेता है, अपने जेनेटिक मटेरियल से क्या करता है, अपने फंक्शन को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जैसे इसको सेल के बाहर उठा के रखेंगे ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। यानी सेल से बाहर लाने पे ये क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, किसके ऊपर, सेल के ऊपर। यानी कि आधा ही केस ऐसा है, एक केस में वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे केस में क्या है, डिपेंडेंट है। तो क्या उसको हम आधा डिपेंडेंट कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, आधा इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम, ड्यू टू दिस फीचर it is also known as सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। क्लियर है, बोलो। क्योंकि ये आधे केस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, और आधे केस में क्या है, डिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। अब ये जब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया, फिर दो माइटोकॉन्ड्रिया से चार माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डिवाइड होता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई इटसेल्फ, मल्टीप्लाई मतलब अपना नंबर बढ़ाना, मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय फिजन। किस प्रोसेस से, फिजन प्रोसेस से। फिजन का मतलब ब्रेक होना, टूटना। तो ये फिजन करता है माइटोकॉन्ड्रिया और अपने आप के नंबर को बढ़ा देता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके सामने दिया हुआ है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल यहाँ पे हमको डिस्कशन करना है, वो ऑर्गेनेल का नाम है प्लास्टिड। ऑर्गेनेल का क्या नाम है, प्लास्टिड। चलो, अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं प्लास्टिड के बारे में, कि प्लास्टिड क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।
चलो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेल है वो है प्लास्टिड। नेक्स्ट ऑर्गेनेल क्या है? प्लास्टिड। ठीक है, देखो प्लास्टिड जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? बोलो प्लास्टिड कहाँ पे पाया जाता है? बोलो प्लांट सेल। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा प्लास्टिड के बारे में हमको नहीं जानना है, हमको इसके एक कंपोनेंट के बारे में जानना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कौन सा? उसके बाद जानना है हमको वहाँ पे बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में जानना है? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो यहाँ पे समझो ध्यान से, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? पहला जो इसका प्लास्टिड होता है, पहला जो टाइप वो होता है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है बेटा? क्रोमोप्लास्ट। एंड थर्ड जो टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। मतलब हमको अगर प्लास्टिड यहाँ पे देखना है सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो जनरली 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। बात समझ में आ गई? ग्रीन कलर का। क्यों ग्रीन कलर का होता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट अपीयर्स एज ग्रीन कलर एंड हेंस इट इज नोन एज व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलरफुल होता है। ये क्या होता है? कलरफुल, वेरियस कलर में, या हम इसको लिख सकते हैं वेरियस कलर में। वेरियस कलर में क्या हो गया? ऑरेंज कलर का हो सकता है, ये रेड कलर का हो सकता है। तो इसलिए क्रोमा का मतलब होता है कलरफुल। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलरफुल या कलर्स, बहुत ढेर सारे कलर। तो अलग अलग कलर के जो प्लास्टिड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसके टर्म में रखते हैं क्रोमोप्लास्ट के केस में। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसको हम कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड। इसको क्या कहते हैं? कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्ट। ल्यूकोस का मतलब क्या होता है? कलरलेस या फिर व्हाइट, उसको हम कहते हैं प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड। क्लियर? तो 3 टाइप के प्लास्टिड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड होगा जो ग्रीन कलर का होगा, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इस वजह से ग्रीन, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग कलर के बहुत सारे प्लास्टिड आपको देखने को मिलेंगे जो वेरियस कलर के होंगे, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस कह सकते हो या फिर व्हाइट कलर के कह सकते हो प्लास्टिड जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर है? देखो ध्यान से, अब हमको यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर्म में डिस्कस करना है किसको? हमको क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कशन करना है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो हमको यहाँ पे डिस्कशन में लेना है क्या बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट is double membrane bound ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल था, ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। क्लियर है? The outer membrane is more permeable than inner membrane। बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादा परमिएबल होता है, किससे? इनर मेम्ब्रेन से। ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी,
अब पहले फिगर वाइज समझ लो, फिर इसके बाद से हम लोग प्रॉपर्टी ड्रॉ करेंगे। देखो जब क्लोरोप्लास्ट का फिगर देखोगे, जब क्लोरोप्लास्ट का फिगर देखोगे तो वहाँ तुमको कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा फिगर देखने को तुमको वहाँ पे मिलेगा। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा हो गया आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ध्यान से देखो, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर एक स्पेसिफिक फ्लूइड भरी होती है, ठीक है। मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा स्पेस एक फ्लूइड फील्ड होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। उस फ्लूइड फील्ड स्पेस को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्लियर है? तो स्ट्रोमा क्या होता है? फ्लूइड filled space inside stroma, inner membrane। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है जिसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड फील्ड स्पेस को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये नहीं समझ में आया तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इस स्ट्रोमा के अंदर देखो, ध्यान से बाद में लिखना, इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत ढेर सारे क्वाइन के जैसे स्ट्रक्चर होंगे। क्या होंगे? क्वाइन के जैसा स्ट्रक्चर। सिक्का होता है, सिक्के के जैसा ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलाक्वाइड। क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड क्या है? एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द व्हाट? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर एक सिक्के के जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड कहते हैं। इस थाइलाक्वाइड की स्पेशल बात क्या है? इस थाइलाक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। इस थाइलाक्वाइड के अंदर क्या भरा होता है? क्लोरोफिल भरा होता है। तो थाइलाक्वाइड क्या है? इट इज अ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द स्ट्रोमा विच कंटेन व्हाट? क्लोरोफिल। उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो थाइलाक्वाइड का डेफिनेशन जो हम आप लिखेंगे, इट इज क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में स्ट्रक्चर इन स्ट्रोमा which contain what? क्लोरोफिल। उसके अंदर क्या भरा होता है? क्लोरोफिल भरा होता है। तो अगर आज के बाद से मैंने क्वेश्चन पूछा कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, तो उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? थाइलाक्वाइड। एक सिक्के को क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड। जो एक सिक्के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड। एक्चुअली जब क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिंगल थाइलाक्वाइड तुमको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक ऐसे पाइल अप हुए रहते हैं। जैसे सिक्के का ढेर लगाते हैं हम, एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज करके करते हैं ना, ऐसे ही एक के ऊपर एक जितने भी थाइलाक्वाइड होते हैं वो अरेंज होते हैं। बात समझ में आ गई? तो एक थाइलाक्वाइड क्या था? एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या था? क्लोरोफिल भरा था। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर आपके सामने ऐसे देखने को मिलेंगे जो एक के ऊपर पाइलअप हुए रहेंगे, एक के ऊपर एक अरेंज हुए रहेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये पूरा का पूरा जो पाइल्स बना है, पूरा जो ये पाइल बना है, ये पूरा का पूरा जो स्टैक बना है जिसमें अरेंजमेंट हुआ है वो थाइलाक्वाइड्स का, इसको हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। ध्यान से समझना, एक सिक्के को क्या कहा हमने? थाइलाक्वाइड। और सिक्के के ढेर को क्या कहा? ग्रेना। बात समझ में आ गई? तो सिक्के का ढेर है, इसको क्या कहा हमने? ग्रेना। और एक जो सिक्का है उसको क्या कहा? थाइलाक्वाइड। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे सिक्के तुमको देखने को, बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेंगे। ग्रेना ऐसे बहुत ढेर सारे देखने को मिलेंगे। एक ये ग्रेना हो गया, मान लो एक ये ग्रेना हो गया, ऐसे हो गया। बात समझ में आ रही? अब इस ढेर का एक थाइलाक्वाइड इस ग्रेना के एक थाइलाक्वाइड से, मतलब ये मान लो ग्रेना 1, ग्रेना 2, ग्रेना 3, तो ग्रेना 1 का एक थाइलाक्वाइड ग्रेना 2 के एक थाइलाक्वाइड से ऐसे कनेक्टेड होता है। मान लो ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ऐसे कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, मान लो ऐसे कनेक्शन है, ये मान लो ऐसे कनेक्टेड है, ये मान लो ऐसे कनेक्ट। बात समझ में आ रही?
तो एक ग्रेना के एक थैलाक्वाइड से दूसरे ग्रेना के एक थैलाक्वाइड को जोड़ने वाला ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेलाई। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रोमा लैमेलाई। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? स्ट्रोमा लैमेलाई। स्ट्रोमा लैमेली एक ग्रेना के एक थैलाक्वाइड को दूसरे ग्रेना के एक थैलाक्वाइड से जोड़ता है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा तीनों टर्म समझ में आए। ग्रेना क्या होता है? थैलाक्वाइड का ढेर। थैलाक्वाइड क्या होता है? एक ऐसा सिक्के जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा हो। और एक ग्रेना के एक थैलाक्वाइड से दूसरे ग्रेना के एक थैलाक्वाइड को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेला। बात समझ में आ गई? और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड जो पूरा स्पेस उसको हमने क्या कहा? स्ट्रोमा का। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से। इसके अंदर भी अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर भी क्या होता है? अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये मान लो राइबोसोम हो गया। इसके अंदर भी क्या होता है? अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर भी अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मान लो ये जेनेटिक मटेरियल, अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई? तो बोलो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना राइबोसोम और अपना जेनेटिक मटेरियल था, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना राइबोसोम और अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसका अपना राइबोसोम है तो ये अपना प्रोटीन खुद बना लेगा। अपना जेनेटिक मटेरियल है तो अपना जो काम होगा, ये फंक्शन होगा, उसको खुद कंट्रोल कर लेगा। तो क्या इसको भी सेमी ऑटोनोमस बॉडी कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट हैव their own ribosome and genetic material hence they are also semi autonomous body। वो क्या है? सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट लिखेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट is also known as किचन ऑफ द सेल। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं किचन ऑफ द सेल? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज या जो पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन प्लांट करते हैं, मतलब पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यानी फूड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और याद करो, हमारे घर में भी फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? किचन के अंदर। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल का किचन है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल का किचन है। तो क्यों कहते हैं किचन ऑफ द सेल? बिकॉज the food production occurs in chloroplast due to presence of what? क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से फूड प्रोडक्शन का काम वहीं पे होता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। उसको हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा आज के क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डिस्कशन रहा, जहाँ पे प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो एटीपी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे पावर हाउस के नाम पे पूछे जाएंगे। कभी कभी स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना क्या होता है, थाइलाकॉइड क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है, या फिर सेमी ऑटोनॉमस बॉडी किसको कहते हैं, कौन से ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, या फिर किसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग दो ऑर्गेनल हम लोगों ने आज पढ़ा, प्लास्टिड एंड
माइटोकॉन्ड्रिया। अगली क्लास में हम लोग जो बाकी के हमारे रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स हैं उनको फिनिश करेंगे और उसके अगले क्लास में हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए घर पे। तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।